किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई, राम राम। राम राम विनोद भाई, और क्या हाल है? अनिल भाई, जो अपने किसान वाणी कार्यक्रम के श्रोता हैं, उन सब भाइयों ने भी हमारी राम राम भाई, उनका भी हाल पूछ लिया। बिल्कुल भाई। तो भाई जो है वो तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हमारी कामना है कि भाई साथ साथ उनका पशु पसेरा भी जो है वो स्वस्थ। क्योंकि देखो अनिल भाई, खेती बाड़ी तो है ही, साथ में जो किसान भाई हैं उनका खातर पशुधन भी जो है जरूरी है। और इसी पशुधन की अगर हम बात कर रहे हैं विनोद भाई जी, पशुधन की तो आप बात कर रहे हो जी जी, लेकिन एक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, जिंदगी के बारे में। बिल्कुल, जिंदगी तो सबसे पहला है। नु क्या कर कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, हाँ, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आप सफलता पा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अनिल भाई देखो, परिवर्तन जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और विनोद भाई, शब्दों में एक ऐसी ताकत वो है, और ये इतना प्रेरित कर सके हैं कि जो अंदर से मन है ना, जो टूटा हुआ मन है, हाँ हाँ, उसने भी ये जो है ना एक बार तो उपठा दे। बिल्कुल, यानी कि व्यक्ति असंभव को भी संभव करके दिखा दे। बिल्कुल सही बात कर तो रहे हो। आज इस बारे में कुछ, आप पशुओं के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हाँ अनिल भाई, क्योंकि देखो अपना खेती बाड़ी साथ साथ जो है पशुधन भी जरूरी है। और खासकर जो अपने जो दुधारू पशु हैं उनमें जो दस्त की जो समस्या आ जाए, दस्त लगना, तो बिल्कुल उसके उपचार खातर जो है हम जो है किसान भाइयों ने एक बातचीत सुना है। और यह जो बातचीत हमने ली है वो बातचीत करी है डॉक्टर जसबीर सिंह से। किसने करी बोला? ये बातचीत करी है जी धर्मवीर ने। धर्मवीर जी ने जी। तो सुना है बातचीत, और भाइयों ने भी सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। पशुओं का प्राकृतिक उपचार, इस विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जसवीर सिंह से। डॉक्टर जसवीर सिंह उपमंडल अधिकारी थानेसर के पद पे पदासीन हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मीर भाई, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम आपसे जो जानकारी आज लेना चाह रहे हैं वो पशुपालन के बारे में है कि पशुओं को बहुत सारी बीमारियां लगती रहती हैं, और उनका कुछ इस तरह के भी कुछ तरीके हैं कि जिनको हम घरेलू उपचार कर सकते हैं या प्राकृतिक उपचार कह सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं पशुओं की जो कि आमतौर पे देखने में आती हैं, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में दुधारू पशुओं को भी और उनके जो छोटे बच्चे हैं, कटरू बछड़ू भी, उनको भी कई बार दस्तों की, अतिसार की समस्या हो जाती है डॉक्टर साहब इन दिनों में आकर के। तो ठंड लग गई या कोई और वजह से, तो अतिसार में या दस्तों का भी कोई प्राकृतिक उपचार है तो डॉक्टर साहब उसके बारे में भी बताओ। बिल्कुल है धर्मेश भाई, दस्त का भी घरेलू उपचार या प्राकृतिक उपचार है। और अभी आपने बात बताई कि जो छोटे पशु होते हैं, कटड़े कटड़ियां, बछड़े बछड़ियां, उनके अंदर यदि दस्त की समस्या है तो उनका शरीर का जो सारा पानी है वो खत्म हो जाता है, और उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है जीवन के लिए भी जी। तो हम दस्त के घरेलू उपचार की बात करते हैं, तो इसमें सबसे अभी बैंगन की बात करते हैं। बैंगन इसके अंदर कैसे कारगर है जी। तो लगभग
बड़े पशु की बात करते हैं, बड़े पशु देखो दस्त का कोई भी कारण हो सकता है पेट में कीड़े हों उसकी वजह से भी दस्त लग सकते हैं, ठीक है। या कई बार क्या है हम उसका खान पान चेंज कर देते हैं पशु का, तब भी उसको दस्त लग जाते हैं। कई बार क्या है तूड़ी या हम जो भी हरा चारा दे रहे हैं यदि वो साफ सुथरा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब भी दस्त होने की संभावना रहती है। और तीसरा संक्रमण तो होता ही है दस्त का एक कारण। तो इसमें बैंगन का कैसे ये कारगर है, एक हम बड़े पशु की बात करते हैं, बड़े पशु का वजन लगभग 400 से 500 किलो के आसपास होता है यदि हम भैंस की बात करते हैं। तो उसमें 500 ग्राम बैंगन, 500 ग्राम बैंगन वो ले लीजिए आप, साबुत बैंगन। और साबुत बैंगन को आप जैसे अपने हारे में या आग के ऊपर या चूल्हे के ऊपर उसको रोस्ट कर लीजिए। भून ले मतलब उसको? हाँ, उसको भून ले या तो आप चूल्हे के ऊपर भून ले, गैस है तो गैस के ऊपर भून ले। लगभग 500 ग्राम की उसकी मात्रा हो। और उसमें हमें करना क्या है, भूनने के बाद जो उसका ऊपर डंठल होता है, डंठल को हम निकाल लें जी भूनने के बाद। और उसके अंदर आप सेंधा नमक लगभग 10 से 15 ग्राम सेंधा नमक उसके अंदर डाल जी, ताकि पशु को उसको खाने में कोई दिक्कत ना आए, पशु आराम से उसको खा पाए जी। तो ये जो 500 ग्राम जो भुना हुआ बैंगन जो तैयार किए हैं, ये पशु को एक बार में सारे का सारा खिला दो जी। ये दिन में एक बार ही खिलाना है धर्मवीर भाई जी। तो इसको हमें लगातार 3 दिन तक इसको हमें प्रयोग में लेके आना है जी। और ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें ये देखा गया है कि एक बार में ही भुना हुआ बैंगन खिलाने से अगले दिन उसके दस्त में काफी फर्क पड़ जाता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक क्विंटल वजन है तो उसके लिए 100 ग्राम बैंगन की जरूरत पड़ेगी। 100 ग्राम। अब अगर हम बच्चे का भी हिसाब किताब देखें तो बच्चे के वजन के हिसाब से, बछड़ू कटड़ू के वजन के हिसाब से 7 ग्राम के आसपास उसकी मात्रा रहेगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई है ये तो। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल धर्मवीर भाई, इसमें एक दूसरा और भी कर सकते हैं हम। यदि थोड़ा सा होता है कि अलग अलग हमारे औषधीय तत्व हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे घर में मसाले होते हैं उनको भी दस्त रोकने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसमें हम सामग्री में बता देता हूँ। सामग्री उसमें 10 ग्राम जीरा, ये बड़े पशु के लिए है। 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम मेथी का दाना, जीरा भी हमारा बीज रहेगा, 10 ग्राम जीरा का बीज, 10 ग्राम मेथी दाना, 5 ग्राम खसखस के बीज, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम हल्दी पाउडर, 5 ग्राम हींग। ये हमें सामग्री ले लेनी है। इसको हमें क्या करना है, सभी को एक कढ़ाई में लेके अच्छे से भूनना है। हाँ, कढ़ाई से नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद इनको पीस लें भूनने के बाद। मतलब पाउडर बना लें इसका? हाँ, पाउडर बना लें। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें मिलाना है प्याज, 1 प्याज ले लें जी। 2 कलियां लहसुन की ले लें जी। और यदि कड़ी पत्ता कहीं लगा हो आसपास, यदि 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है जी। तो 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता हम ले लें और 100 ग्राम गुड़ जी। तो इनको प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ता है, इनको हम पीस लें गुड़ के साथ। और जो हमने पहले जीरा, मेथी दाना, खसखस के बीज, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और हींग, इनका जो पिसा हुआ मिश्रण बनाया था उसको इसके साथ मिला लें जी। और मिलाने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद इसके हम लड्डू तैयार कर लें। तो ये जो लड्डू हैं, ये पशु को दिन में 1 बार हम ये खिला दें जी। तो ये लगभग 3 दिन उस पशु को जिसको दस्त है उसको देना है। तो इसका भी बड़ा अच्छा ही परिणाम है और कारगर है। लेकिन बैंगन की एक बड़ी सरल जैसे विधि है, तो मुझे लगता है पशुपालक भाइयों के लिए सबसे पहले जो बैंगन का जो घरेलू उपचार है दस्त के लिए, वो ज्यादा असरदार और आसान रहेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे
जानकारियां दी हैं प्राकृतिक उपचार के बारे में कि किस तरीके से पशुपालक भाई अपने पशुओं को प्राकृतिक उपचार के जरिए भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस दी गई जानकारी से पशुपालक भाई जरूर फायदा उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपने हमारे से बातचीत की, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई, या तो जो है धर्मवीर जी ने ली जानकारी डॉक्टर जसबीर सिंह से, जो कि उपमंडल अधिकारी थे थानेसर से। और बहुत बढ़िया जानकारी है विनोद भाई कि प्राकृतिक जो उपचार है ना वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो मनुष्य है, हम हैं, जी, उनके लिए भी जो प्राकृतिक उपचार हैं वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि रसायन जो है, यानी कि वो दवाइयाँ जो खाए हैं उसमें वो एक चीज़ का समाधान करे तो दूसरी समस्या पैदा कर दूसरी खड़ी हो जाए, दूसरी खड़ी कर दे। तो इब दूसरी समस्या समस्या तो नहीं है जी, कि गीत सुना दो, गीत बढ़िया सा है। तो भाई आगे करवाते हैं मनोरंजन इस गीत की गल है। नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। रेशम डोरी झुक झुक गोरी, नीर खींचती कुएं ते। रेशम डोरी झुक झुक गोरी, नीर खींचती कुएं ते। ओ नीर खींचती कुएं ते। चुपके कुएं का जल चौबन मस्त निहार गया। तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। भूल नहीं पाऊंगा सजनी का चांदनी अलबेली। भूल नहीं पाऊंगा सजनी का चांदनी अलबेली। हो रात चांदनी अलबेली, तू आई जब चांद का बजरा नील गगन के पार गया। तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। ओ नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया।
फिर गाँव के मेले में मैं आया था तने ढूंढने, फिर गाँव के मेले में ओ फिर गाँव के मेले में जोगी बाबा की मड़िया पे बाट देखते हार गया। तेरे रूप का जादू गोरी बंजारे ने मार गया। ओ तेरे रूप का जादू गोरी बंजारे ने मार गया। ओ नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, गीत आपने सुना? बिल्कुल भाई, तो आप भी टूल से रहे थे अब मजा आ गया ना गाना गीत सुन के। और भाई तो फिर जो जिनने चंद्रावल फिल्म का जो स्वाद ले रखा है न्यारा है वो भी भाई तो टूल लगा बिल्कुल जुम्मे होंगे भाई भी। और एक थोड़ा सा बातचीत कर लें खेत क्यार के बारे में। हाँ अनिल भाई, जो पीएम किसान स्कीम है उसने जो है आज उसका जन्मदिन है। अच्छा, यानी कि उसने आज 2 साल पूरे हो गए। अच्छा 2 साल के हो गए। हाँ आज 2 साल के हो गए। और जो किसान भाई हैं उन इसका जो है बहुत फायदा भी मिला है। और लगभग जो है 10 करोड़ 50 लाख किसान भाई जो हैं इस जो है स्कीम का फायदा उठा पाए हैं। अच्छा। और इस विषय में जो है आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है किसान भाइयों के साथ जो है संवाद भी किया। क्या सुनवा दे भैया ने? हाँ बिल्कुल, फिर सुनवा दे। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जन्मदिन है और इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं किसी न किसी भूमिका में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इसलिए मैं आप सबको भी और आप सब के माध्यम से देश भर के 10 करोड़ 75 लाख किसान जो इस योजना में अब तक जुड़ गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र में अच्छी सरकार उसी को कहते हैं जो ठीक प्रकार से प्रयत्नपूर्वक करों का संग्रहण करे और जो उपलब्ध कर संग्रहण है उसको देश भर में संतुलित रूप से वितरण करे। जब हम क्षेत्र वर्ग के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो वर्षों से अथवा प्राकृतिक रूप से या अन्य किसी और परिस्थिति के वशीभूत होकर वो विकास की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ रहे। सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए ऐसे वर्गों को और क्षेत्रों को चिन्हित करे और उनकी पहचान करके उन्हें अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से कैसे जाए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे। देश की अर्थव्यवस्था में कितनी ही प्रतिकूलता आए, लेकिन अगर कृषि का क्षेत्र और किसान मानसिक रूप से उससे लड़ने की और जूझने की स्थिति में है तो सारे क्षेत्र थक सकते हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र और किसान का परिश्रम ऐसा है प्रतिकूल अवस्था में भी देश को उससे निकालने की क्षमता अपने भीतर रखता है। अच्छी सरकार वही सरकार है जो गांव गरीब किसान के बारे में विचार करे, समग्र विकास संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे, छोटे और सीमांत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक वर्ष में 6,000 रुपए की आय वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े तो इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का काम करें। मैं इस अच्छी सार्थक और आम किसान की आय में वृद्धि करने वाली इस योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका इस मौके पर निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं।
इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक रूप से क्रियान्वित करने में राज्य से लेकर जिला और गांव तक में तैनात भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न भिन्न अधिकारियों की भूमिका रही है। राज्य सरकारों ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज ये कार्यक्रम पूरे देश में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इसमें राज्य सरकारों का बड़ा योगदान है। इसलिए मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और उनकी पूरी टीम जो नीचे तक फैली है उसको भी इस मौके पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया कठिन भी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी पोर्टल बनाया है। आप सबने प्रयत्न पूर्वक 10 करोड़ 75 लाख लोगों को इसमें जोड़ा है, तो अब बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटी छोटी संख्या अभी जिलों में बची हुई है। अगर उसको हम जीरो कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी सफलता होगी और इसमें पैसे की कठिनाई नहीं है। इसलिए इसमें किसी को जोड़ा जाना, लाभ दिया जाना, इसमें किसी प्रकार का संकट नहीं है। हर पात्र व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच जाए और उसको इसका लाभ मिल जाए, यह सुनिश्चित हम सब लोगों को करना चाहिए। जिन राज्यों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आज मंत्रालय के द्वारा उनको पुरस्कृत करने का काम किया है। उन राज्यों के माननीय मंत्रीगणों का और अधिकारी गणों का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, ये थे अपने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और जिन्होंने पीएम किसान स्कीम के बारे में बताया और थोड़ी सी खेत केयर के बारे में बात कर ले। जी तो अनिल भाई एक बार थोड़ा सा ना किसान भाई ना मौसम की जानकारी और देता साथ बिल्कुल दो, मौसम जरूरी है। जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर लगे हाथ कल के भी कार्यक्रम का जिक्र कर दो। जरूर अनिल भाई, लेकिन अगर कल का मौसम का भी पूर्वानुमान बता दें। अच्छा। कि जो कल जो है अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ के साथ भाई जो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे डिंगरी खुम्ब की काश्त पे और दूसरी चर्चा होगी बसंतकालीन मक्के की बिजाई पे। अब बात कर लें विनोद भाई थोड़ी सी गन्ने के बारे में। जो भाई गन्ना अगर बुआई लेना चाह रहे हैं जी, नई फसल, क्योंकि मोटी फसल पे तो करें भाई, लेकिन गन्ने की अगर जो भाई सलाह अगर बना ली है तो गन्ने की फसल अगर आप नई उससे ले रहे हैं तो जहाँ से भी आप गन्ने का बीज ले रहे हैं, पोरिया ले रहे हैं, तो वो अपना जहाँ भी जो ऐसा संस्थान है जहाँ पे उनकी जो रुचि है या फिर उनका मतलब मन ठुकता हो कि भाई ये यहाँ से बीज जो है वो हमने बढ़िया मिल जाएगा, तो बढ़िया बीज ले। और इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप लगा रहे हैं जी, तो एक तो बीज का उपचार जरूर कर लें। बिल्कुल भाई। और कई बार जो बीमारी आ जाए अनिल भाई, वो उनका और बताओ कि विनोद भाई, इसमें सबसे बड़ी बात है गन्ने में दीमक की। जी, तो दीमक की समस्या जो है वो वैसे तो हर फसल में है, दिक्कत है। हाँ जी। लेकिन इसका कुछ बुलावा हम भी दे वहाँ उनने। बिल्कुल भाई, इन्हों पूछ क्यों कर कि भाई हम कच्ची गोबर की खाद जो है वो डालते हैं। भाई वो कच्ची गोबर की खाद ना डालें आप तैयार कुर्डी अगर जो हो रही है 1.5 साल पुरानी जो कोई तैयार कुर्डी हो रही है उसकी खाद आप दे तो बहुत बढ़िया है। मैंने ये भी देखा है विनोद भाई हमने कि भाई जब खेत में आप जा रहे हैं घर का जो कूड़ा करकट है गोबर है वो गाड़ी में लाद के, और क्योंकि मौसम जो है वो खुलेगा और जगह जगह जो है ना उसने गाड़ी आगे चलती रहेगी और उसने डाल दे रहा है। तो ये बहुत इसमें जो गली सड़ी खाद है वह डालना, वहाँ डालना तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो वही दीमक की समस्या जो है फिर आ जाए।
तो वही दीमक की जो समस्या है वो गन्ने में बहुत ज़्यादा है। और साथ में अनिल भाई गन्ने की बात तो हम कर रहे थे, साथ में थोड़ा सा सब्जी की और बात कर लें तो जिस तरह टमाटर जो भाई फसल ले रहे हैं टमाटर हाँ, की, जो भाई तो इस समय सब्जियों का भी अगर वो कर रहे हैं तो वो भी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इन फसल की देखभाल जरूर रखें। और ये भी ध्यान रखें कि इसमें के जो आप फसल ले रहे हैं उसमें पौध की जो रुपाई कर रहे हैं तो वो 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी जो हो 45 से 60 सेंटीमीटर। और अनिल भाई साथ में जो सफ़ेद मक्खी की जो समस्या है टमाटर में, उस खातर जो है 400 मिलीलीटर इसमें विनोद भाई आप जो भी दवाई अपने कृषि वैज्ञानिक बताओ उस हिसाब से हमने हाँ, दवाई यह का बात इस्तेमाल बिल्कुल करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आजकल नई नई दवाई जो है वो आ रही हैं बाजार में, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताओ उनके अनुसार ही अगर हम दवाई डाल लें तो ठीक रहेगा। और अनिल भाई बैंगन की और बात कर लें साथ में, तो जो बैंगन है जो भाई फसल ले रहे हैं वो उसमें लगभग जो है खेत तैयार करके उसमें जो है खाद की मात्रा में लगभग फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटाश 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और जो पौधारोपण में कतारों में जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी कर रखें और पौधे तो पौधे की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखें। और अच्छी उपज के लिए जैसे कि बताया कि जो सिफारिश शुदा जो किस्में हैं उनका जरूर प्रयोग करें, जो भी कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें। और नए नए बीज जो हैं आज विनोद भाई बहुत तरक्की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप जो है हाइब्रिड बीज जिसने कहते हैं वो हाइब्रिड बीज इतने बढ़िया हुए हैं कि आप जो है तोड़ते रह जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल मुकेंगे ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जो बीज जो है वो अच्छा लें, कहीं से भी लें आप, लेकिन बीज अच्छा लें। और मिर्च का अगर जिक्र करें तो मिर्च में भी वही हमने जो कतार से कतार की दूरी है वो 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रख लें। और ये देख लें कि खाद जो है वो आप पूरी, अगर गोबर की खाद दे रहे हैं या दूसरी खाद दे रहे हैं, रासायनिक खाद अगर आप दे रहे हैं तो वो नपी तुली होनी चाहिए जी। ये ना हो कि आप एक कट्टा अपने हिसाब से दे रहे हैं, दूसरा कट्टा और हिसाब से दे रहे हैं। मिट्टी की जांच जरूर मिट्टी की जांच उससे पता लग जाए भाई जो कितनी जो है जरूरत है खेत में रासायनिक खाद की। बिल्कुल। और अनिल भाई इसके साथ जो है घड़ी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है आगे बढ़ने की, तो इसके साथ जो है भाइयों तले इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।